हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फाइनली हमारा मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में, और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बच्चों, सो आप स्किप ना करें और इस लेक्चर को पूरा देखें, तब आपको समझ में आएगा। पीछे के जितने भी लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट वाले लिंक पे दिए गए हैं, तो आप वहां पे जाके क्लिक करो और जितने भी लेक्चर्स हैं जो कि आपने मिस कर दिया है उसको आप क्या कर लो, देख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। बच्चों, इनवर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये, क्या किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है? नहीं। क्या किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं। उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं बच्चों। कंडीशंस क्या होते हैं? तो पहला कंडीशन तो यही होना चाहिए कि वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसके इनवर्स के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब है कि पहला जो कंडीशन है वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। ऑलराइट। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों? दूसरा कंडीशन ये है कि उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना चाहिए। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स। खैर, जब हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो डिटरमिनेंट वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। और किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे किसमें? डिटरमिनेंट वाले लेक्चर में। फिलहाल हम लोग इतना जानते हैं कि हमारे पास दो कंडीशंस होने चाहिए किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्टिबल होने के लिए, यानी कि उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए। पहला क्या? पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऑलराइट, ओके। अब सुनो कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स होता क्या है ना? व्हाट इज इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स? तो अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हो ए और बी, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हों बच्चों, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। अगर इस इक्वेशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है दोनों मैट्रिक्स, देन हम लोग कहेंगे कि जो मैट्रिक्स बी है वो मैट्रिक्स ए का क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स है। और उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? ए इनवर्स से, ए टू द पावर -1 लिखेंगे, वो ए इनवर्स होता है। बात समझ में आई? सबको आ रही बात समझ में? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर such that AB is equals to BA is equals to I, then B is called inverse of A and denoted by A inverse. Okay, all right. यहाँ पर बच्चों ये बात आप ध्यान रखना कि A इक्वल्स नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A, ऐसा आप कभी भी मत करना, ऐसा आप कभी भी मत करना, भूल के भी नहीं। A इनवर्स नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है किसका? मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, बट डिवीजन कभी भी नहीं होता है। भूल के भी आप इसको यूज न करें। वैसे रियल नंबर में आप अगर x टू द पावर -1 है तो आप बेशक इसको 1 अपॉन x लिख दो, ये बेशक सही है, बट आप इसको a इनवर्स को 1 अपॉन a आप कभी भी नहीं लिख सकते हो। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि अगर a और b दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो b को हम लोग बोलेंगे बच्चों a का इनवर्स, और उसे हम लोग a इनवर्स से डिनोट करेंगे, और a को बोलेंगे b का इनवर्स, है ना? इनफैक्ट यहाँ पे जो है b a का इनवर्स है और a जो है वो किसका इनवर्स है? b का इनवर्स है, मतलब दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। तो एग्जांपल ये है, सपोज a इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 2 एंड b इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 2 -3 -1 एंड 2। ऑलराइट, ओके। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? जरा सा a b का वैल्यू निकालो। तो a b का मतलब क्या? a और b को मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 1 2 एंड 2 -3 -1 एंड 2। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करो, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करने आता है सबको। मैंने फर्स्ट रो को लेना है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 to the 4 एंड प्लस -3 दैट इज 1, 3 to the 6 एंड -6 एंड प्लस 6 दैट इज 0 and 2 - 2 that is 0 and
तो यहाँ पे ये बच्चों क्या मिल गया, मुझे आई मिल रहा है। ऑलराइट, अब जरा सा बी भी निकाल लें। बी निकालो मतलब कि बी जो है वो 3 फैक्टर होगा, ए जो है वो पोस्ट फैक्टर होगा। तो बी का जो वैल्यू है बच्चों वो है 2 -3 -1 and 2, एंड ए का जो वैल्यू है बच्चों वो है 2 3 1 and 2। अब जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो ये क्या देगा मुझे, फिर से आई ए देगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बच्चों, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई आ रहा है ना। सबसे पहले ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है और उसके बाद ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स दी है वो मैट्रिक्स ए का क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है। दैट मींस बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, एंड ए इनवर्स इज नथिंग बट मैट्रिक्स बी, दैट मींस 2 -3 -1 and 2। आई बात सबको आ रही समझ में? तो यहाँ पे आपने देखा बच्चों कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो बी को हम लोग बोलते हैं ए का इनवर्स और ए को हम लोग बोलेंगे बी का इनवर्स। एक्चुअली दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के कुछ थ्योरम्स होते हैं। क्या थ्योरम्स होते हैं, जैसे कि पहला थ्योरम होता है यूनिकनेस थ्योरम, मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स यूनिक होता है, ठीक है। उसका इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है, मतलब कि किसी मैट्रिक्स के दो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा, चाहे आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट करो, ठीक है। वैसे मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का 3 तरीका होता है बच्चों। पहला है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, दूसरा है एडजॉइंट मेथड। पहला मेथड जो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, जिसको कि हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दूसरा है एडजॉइंट मेथड, जिसको कि जब हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। और तीसरा होता है बच्चों कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। कैली हैमिल्टन थ्योरम से भी हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट में, ठीक है। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं कि जो पहला थ्योरम है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर वो क्या है। तो हमारा जो पहला थ्योरम है बच्चों वो है यूनिकनेस थ्योरम। दैट मींस कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो होता है यूनिक, मतलब एक मैट्रिक्स का दो इनवर्स नहीं हो सकता है। आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ बच्चों हम लोग बाय कंट्राडिक्शन मेथड करते हैं, ठीक है। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या हुआ, इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी आर टू इनवर्स मैट्रिसेस ऑफ ए, है ना। ऐसा हम लोग सपोज कर लिए बच्चों, ऐसा हम लोग सपोज कर लिए कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमने ऐसा माना कि मैट्रिक्स ए के दो इनवर्स है। कौन कौन है, बी और सी। हमारे पास दो इनवर्स है मैट्रिक्स ए के, कौन कौन, बी और सी। ऑलराइट, अब सुनो, अब क्या करोगे भाई, तो अगर ये यूनिक है दैट मींस बी और सी जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। दैट मींस बच्चों हमारा जो मेन मोटिव है वो ये प्रूफ करना है कि भाई हमने मान तो लिया है कि मैट्रिक्स ए के दो इनवर्स होंगे बी और सी, लेकिन अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि बी और सी आपस में इक्वल है, ये दो मैट्रिक्स नहीं है बल्कि एक ही मैट्रिक्स है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि मैट्रिक्स ए के दो इनवर्स नहीं है बल्कि एक ही इनवर्स है। आई बात समझ में? दैट मींस वी हैव टू प्रूव दैट B is equals to C. Alright, okay. अब सुनो, अब डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स का। तो क्या होता है बच्चों, अगर B जो है, since B is inverse of A, then we can write AB is equals to BA is equals to I. Is that clear? Yes बच्चों, अगर B जो है वो इनवर्स है A का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, जानते हो भाई, आप जानते हो सब लोग, क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, ऐसा लिख सकते हो। ऑलराइट, और यहां पर जो दिया हुआ है, सिंस सी इज इनवर्स ऑफ ए, है ना, सी इज इनवर्स ऑफ ए, दैट इज ए सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू आई। दोनों चीजें सही है भाई, है ना। इसको अपन कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ऑलराइट, अब सुनो ध्यान से कि क्या मैं बी को लिख सकता हूं बी आई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं तो रियल नंबर में बच्चों जैसे 1 ट्रीट करता है, किसी भी नंबर से 1 तक मल्टीप्लाई करो वो नंबर एज इट इज हो जाता है,
वैसे ही पुष्ट करता है कि किसी भी मैट्रिक्स में तुम आई का मल्टीप्लाई करोगे अगर तो वो मैट्रिक्स एज इट इज हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू बी आई लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। अब जरा सा देखो b और इक्वेशन नंबर 2 से क्या मैं i की जगह पे ac पुट कर सकता हूँ, है ना? तो i की जगह पे मैंने लिख दिया ac। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनो कि मुझे पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है? एसोसिएटिव होता है। दैट मींस कि मैंने यहाँ पे क्या किया, बी ए सी का मैंने यहाँ पे क्या किया, बी ए को एक साइड ले लिया, सी को मैंने छोड़ दिया। और जरा सा देखो जो इक्वेशन नंबर 1 देखो जरा सा कि क्या मैं बी ए का वैल्यू आई पुट कर सकता हूँ? दैट मींस आई सी। और फिर से वही पुरानी कहानी होगी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा एज इट इज, ठीक है? तो यहाँ पे जो मुझे प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर लिया है, हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया है कि भाई बी और सी ये दो मैट्रिक्स नहीं है बल्कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, एक ही मैट्रिक्स है। Hence clearly inverse of matrix is unique। आई बात समझ में? तो ये था बच्चों पहला थ्योरम, है ना? पहला थ्योरम ये था। आइए देखते हैं हमारा जो अगला थ्योरम है वो क्या है। तो हमारा जो सेकंड थ्योरम है बच्चों वो है रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ होता क्या है? जैसा कि आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में भी पढ़ा होगा, ए बी का ट्रांसपोज ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है? उसी तरह से बच्चों यहाँ पे जो है इनवर्स में भी रिवर्सल लॉ जो है वो अप्लाई होता है। दैट मींस ए बी का रिवर्स यानी कि इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है? और इसी लॉ को बच्चों हम बोलते हैं क्या, रिवर्सल लॉ, है ना? मतलब कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं, तो उनके प्रोडक्ट का, उनका प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स ही होगा, उसका जो इनवर्स होगा वो इनके रिवर्स ऑर्डर पेयर में जो मैट्रिक्स होगा उसके इनवर्स का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। दैट मींस बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, ठीक है? आइए इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे। अब सुनो ध्यान से, अगर A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, B इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी ऑफ कोर्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। दैट मींस कि AB जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और अगर AB इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है बच्चों तो AB इंटू AB इनवर्स इज इक्वल टू I है कि नहीं है? जैसा कि ये जो A और B जो दो मैट्रिक्स होता है तो दोनों मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर को मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, साथ ही साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है तो हम लोग कहते हैं ना कि B जो है वो A का इनवर्स है। दैट मींस कि B की जगह पे हम लोग A इनवर्स लिख सकते हैं, A इनवर्स लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग उसके इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो मुझे मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग उसके इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या मिलता है, जल्दी से बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है? उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे अगर AB कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, दैट मींस AB इनटू AB इनवर्स इज इक्वल टू I, ठीक है? इतनी बात आ रही समझ? ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों कि A इनवर्स से प्री फैक्टर कर रहे हैं ना, प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं A इनवर्स से। तो A इनवर्स AB होल इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स I। अब देखो यहाँ पे हमने A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई क्यों किया, है ना? मैंने इसलिए किया क्योंकि जनरल वे में जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है ना? तो अगर AB है तो A को हम लोग प्री फैक्टर बोलते हैं, B को हम लोग पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। जब मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा रहा था उस लेक्चर में मैंने इसका जिक्र भी किया था, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग A इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है? तो चलो, अब चूंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है बच्चों, दैट मींस A इनवर्स A को तुम एक साथ लिख ही सकते हो इनटू B AB इनवर्स इज इक्वल्स टू, और A इनवर्स में अगर मैं I का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो A इनवर्स ही मिलेगा, बिकॉज़ ऑफ कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं तो वो मैट्रिक्स एज इट इज हो जाता है। ओके, ऑलराइट। यहां जरा सा बताओ कि A इनवर्स A किसके इक्वल होगा बच्चों? I के इक्वल होगा, और I में जब B का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा इनटू AB होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स। ओके, अब सुनो, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि फिर B इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे,
है ना, बी इनवर्स से क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट मींस बी इनवर्स बी इनटू ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। ऑलराइट, तो बी इनवर्स बी क्या दे दिया जाएगा, आई दे दिया जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग उसको इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या किसी मैट्रिक्स के इनवर्स में हम लोग उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो मुझे देता है आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओ गॉड, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, मल्टीप्लाई करो उसको भी, बी इनवर्स ए इनवर्स, यस अब सही हो गया। ऑलराइट, तो बी इनवर्स बी क्या दे दिया जाएगा, आई दे दिया जाएगा, और आई में अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे एज दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को शायद फाइनल आंसर जो है वो दिख रहा होगा, यही मुझे करना था प्रूफ, और इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, रिवर्सल लॉ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का तीन मेथड होता है, तीन तरीका होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एडजॉइंट मेथड एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता क्या है। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, अब आप लोग चूंकि जानते हैं कि हम जो मैट्रिक्स हमारे पास होता है उस मैट्रिक्स में क्या होता है, रो होता है और कॉलम्स होते हैं। एक मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स हैं बच्चों। कौन कौन से, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स जो है वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड निकालते समय, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई करते समय क्या क्या सावधानी हमको बरतना है, क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं, आइए इसको समझते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज आर आई एंड आर जे। सपोज दैट कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, चलो हम लोग एग्जांपल से समझते चलते हैं। सपोज अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, तो अगर ए का मैट्रिक्स है सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे पहला ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग किसी भी दो रो को क्या कर सकते हैं बच्चों, इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग किसी भी दो रो को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। और लिखने का तरीका क्या होगा, सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है ना, R1 R2 R3। ठीक है, तो R1 जो होगा, अगर मुझे इंटरचेंज करना हो R1 इंटरचेंजिंग R2 एंड R2 इंटरचेंजिंग R1, यहाँ पे हम लोग जो इंटरचेंजिंग होता है इसको डबल एरो से डिनोट करते हैं बच्चों, R1 इंटरचेंजिंग R2 एंड R2 इंटरचेंजिंग R1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, A इज इक्वल टू R1 की जगह पे R2 लिख दो, D E F, और R2 की जगह पे R1 लिखो, A B C। और चलिए R3 को हम लोग कुछ नहीं किया है ना, R3 के साथ कोई ऑपरेशन हम लोगों ने नहीं लगाया है, तो R3 को बच्चों एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है सबको। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में जो पहला मेथड है हमारा, जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज आर आई एंड आर जे, हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर हमारे पास दो रो है, तीन रोज हैं, तो इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। R1 को R2 से इंटरचेंज करो या R2 को R3 से इंटरचेंज करो। अगर मान लो कभी आपको जरूरत पड़ गई, और सपोज आपको अगर जरूरत पड़ गई R2 इंटरचेंजिंग R3 करने की और R3 इंटरचेंजिंग R2 करने की, तो आप कैसे करोगे, R2 को R3 की जगह पर रखोगे, R3 को R2 की जगह पर रखोगे, तो R1 को तो एज इट इज छोड़ दो, A B C, R2 को लिख दो R3 की जगह पे, R3 को लिखो R3 की जगह पे, सॉरी R2 को लिखो R3 की जगह पे और R3 को लिखो R2 की जगह पे, दैट मींस G H I एंड D E F। आई बात समझ में। अब हमारा जो सेकंड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो Ri बाय ए नॉन जीरो एलिमेंट K, है ना, मतलब कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को
ठीक है, सॉरी कॉलम नहीं, अभी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रो के बारे में हम बात करेंगे। तो किसी भी रो को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे? उस रो में किसी भी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके। ऑलराइट, जैसे कि मान लो अगर मुझे क्वेश्चन में जरूरत महसूस हुई भाई मुझे R2 में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है ना, तो अगर R2 में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? R2 इंटरचेंजिंग, सपोज अगर मुझे R2 में K का मल्टीप्लाई करना है तो K R2, ठीक है, इसका मतलब कि A जो है, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा? A B C R1 को तो एज इट इज छोड़ दो। देखो जिस रो के साथ हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, जिस रो को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, सिर्फ उसी रो को इंटरचेंज करना है ना, उसी रो का जो वैल्यू है वो चेंज होगा, ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा। अब जैसे हम लोग R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं K R2 से, तो R1 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ R2 में चेंजिंग होगा। तो क्या हो जाएगा ये बताओ? KD KE KF एंड जो लास्ट वाला है R3 जो है वो जो है वो एज इट इज हो जाएगा। बात समझ में आई? या फिर सपोज अगर मुझे कुछ ऐसा जरूरत महसूस हुआ कि अगर ये A को दिया हुआ है मैट्रिक्स और मुझे ऐसा जरूरत महसूस हुआ कि R1 को इंटरचेंज करना है 1/k R1 से, है ना, तो R1 में हम लोग 1/k का क्या कर लिए? मल्टीप्लाई कर लिए। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? क्या हो जाएगा? ये जो मैट्रिक्स है R1 में 1/k का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/k A 1/k B 1/k C और ये R2 और R3 ये रह जाएगा एज इट इज। तो हमारा जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों को यही कहता है कि हम लोग किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं भाई? उस रो में किसी भी स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके या किसी स्केलर नंबर को डिवीजन करके उस पार्टिकुलर रो को हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई? और जो तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है बच्चों? थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। एडिशन ऑफ वन रो R1 विथ K टाइम्स अनदर रो RJ, यहाँ पे RI, किसी भी रो को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं? किसी दूसरे रो में K का मल्टीप्लाई करके, मतलब उस रो के मल्टीपल को R1 में या R2 में या R3 में, मतलब जो भी रो है उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? ऐड करके उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो अगर मुझे इसमें R1 को इंटरचेंज करना है, ठीक है, R1 को इंटरचेंज करना है। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कब कौन सा ऑपरेशन, कब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग अप्लाई करेंगे वो बच्चों डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन कैसा है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर मुझे ऐसी जरूरत महसूस हुई कि R1 को इंटरचेंज करना है R1 प्लस 2R2, मतलब क्या कि किसी भी रो को हम लोग ऐड कर सकते हैं किसी दूसरे रो के साथ। R1 प्लस R2 ऐसा कर सकते हो, R1 प्लस 2R2 ऐसा कर सकते हो, है ना, 3R1 प्लस 2R2 ऐसा कर सकते हो, R1 माइनस 3R1 माइनस 2R2 ऐसा कर सकते हो। मतलब कि क्वेश्चन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन उसमें सुटेबल बैठ रहा है, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करने पे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है कि किसी दूसरे रो के मल्टीपल को किसी दूसरे रो के साथ ऐड करके उस रो को क्या किया जा सकता है? इंटरचेंज किया जा सकता है। आई बात समझ में? बच्चों अगर आपको ये 10% समझ में आया है तो यकीन करो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बात थी कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या करना है। अब हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या नहीं कर सकते हम, है ना, मतलब कि कौन सा ऑपरेशन हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जरा सा आइए उसके बारे में भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे पहला है बच्चों इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज R1 Ri एंड Rj, वो तो छोड़ दो, ठीक है। जो दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो Ri बाय नॉन जीरो एलिमेंट के, मतलब कि किसी रो को तो उसके मल्टीपल से ही क्या कर सकते हो? इंटरचेंज कर सकते हो। तुम ऐसे कभी नहीं कर सकते हो कि R1 इंटरचेंजिंग स्क्वायर रूट ऑफ R2, ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। या फिर ऐसे भी नहीं कर सकते हो R1 इंटरचेंजिंग R2 स्क्वायर, या फिर ऐसे भी नहीं कर सकते हो R1 इंटरचेंजिंग 2R2, ऐसे भी नहीं कर सकते हो। जिस रो को
तुम इंटरचेंज कर रहे हो उसी के मल्टीपल से उसको इंटरचेंज कर सकते हो। ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना, थोड़ा थोड़ा इसकी बारीकियों को समझो, नहीं समझ में आएगा फिर काम सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। किसी भी रो को सिर्फ उसके मल्टीपल से ही तुम इंटरचेंज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कर सकते हो R1 इंटरचेंजिंग टू R2, ऐसा नहीं कर सकते हो। R1 को इंटरचेंज करना है मतलब उसमें R1 का हाथ होना चाहिए R1 को इंटरचेंज करने में। बात समझ में आ रही है? ऑलराइट, तो ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो, ठीक है, ओके। इसमें देखो, इसमें क्या है, अब जैसे तुम ये नहीं ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, R1 इंटरचेंजिंग R2 प्लस R3, ये नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि R1 को इंटरचेंज करना है तो R1 को इंटरचेंज करने में R1 का हाथ होना चाहिए कहीं ना कहीं। यहां पे मैंने क्या किया, R2 R3 को ऐड करके R1 को इंटरचेंज कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब यह है कि जिस रो को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं उस रो को इंटरचेंज करने के लिए उस रो का हाथ होना बहुत जरूरी है। मतलब कि जो भी ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे उस ऑपरेशन में वो रो भी शामिल होगा, उस रो के भी एलिमेंट्स शामिल होंगे जिस रो को हमको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। बात समझ में आ रही है? ऑलराइट, तो ये था बच्चों क्या, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में रो ट्रांसफॉर्मेशन कि हम लोग कैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग इसको क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों को क्या है, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, यानी कि रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों, रो ऑपरेशन के लिए, ठीक है ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग एक इक्वेशन याद रखेंगे बच्चों, A इज इक्वल टू आई ए, ठीक है, A इज इक्वल टू आई ए, ऑलराइट। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि A का जो वैल्यू है उसको राइट पुट कर लो 1 2 एंड -1 इज इक्वल टू आई का होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और ये जो मैट्रिक्स है ए, मतलब ये जो वैल्यू है ए, इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे कि रो ऑपरेशन लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे वही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। और हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा बच्चों कि अगर ए इज इक्वल टू आई ए दिया हुआ है तो हमारा मेन मोटिव है कि रो ऑपरेशन अगर लगाना है। एक बात हमेशा आप लोग याद रखना कि अगर किसी भी क्वेश्चन को हम लोग रो ऑपरेशन से सॉल्व करते हैं तो थ्रू आउट जितने भी स्टेप्स होंगे सारे स्टेप्स में हम लोग रो ऑपरेशन से लगाएंगे। ऐसा भूल के भी कभी नहीं करेंगे हम लोग कि रो ऑपरेशन फर्स्ट स्टेप में रो ऑपरेशन यूज किए उसके बाद वाले स्टेप में फिर कॉलम ऑपरेशन यूज करिए, ऐसा नहीं करना है। अगर मैंने रो ऑपरेशन से सॉल्व करना है तो पूरे स्टेप में जब तक कि इनवर्स हम लोग फाइंड आउट नहीं कर लेते हैं तब तक मुझे रो ऑपरेशन ही अप्लाई करना पड़ेगा। कॉलन ऑपरेशन आप बीच में मत घुसा देना, कॉलन ऑपरेशन बीच में आप अप्लाई मत कर देना, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है कि ए को ट्रांसफॉर्मेशन करते करते आई तक पहुंचा देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑपरेशन इस ए के साथ लगेगा वही ऑपरेशन आई के साथ लगेगा बच्चों, और आई जो है वो आपका देगा ए इनवर्स का वैल्यू, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होता है, ठीक है, ओके। तो ऑपरेशन चलो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ध्यान से देना। मेरा मेन मोटिव है कि ये जो ए है इसको मुझे चेंज करना है आई के फॉर्म में, यानी 1 0 0 एंड 1 होना चाहिए। तो आप कोई भी एलिमेंट ले लो बच्चों, ठीक है, यहाँ पे 1 है, आप सोचो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, है ना, यहाँ पे आप सोचो 0 कैसे आएगा। ऑलराइट, तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके और इसको मैं माइनस कर दूं तो क्या यहाँ पे 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी मैं R2 में, है ना, ये पहला वाला जो है वो R1 है और ये जो है वो R2 है, तो मैंने क्या करना है कि R2 को इंटरचेंज करना है, क्योंकि 2 जो है वो R2 का एलिमेंट है तो R2 को इंटरचेंज करना है। अब मैं R2 को कैसे इंटरचेंज करूँ वही बताओ जल्दी से।
2r1 प्लस r2। ये ऑपरेशन बिल्कुल वैलिड है क्योंकि मैं जब r2 को चेंज कर रहा हूं तो इसमें ऑपरेशन में r2 भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, तो है ऑलरेडी। चलो तो r1 को तो ऐसे ही छोड़ दूं, r2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, r1 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2 एंड 2 जा 4, 2 प्लस सॉरी यहाँ पे मैंने ऑपरेशन को गलत लिख दिया, मुझे करना है माइनस, तो 2 और -2 ये आ जाएगा 0 एंड 2 2 जा 4 एंड माइनस माइनस में आ जाएगा 5। ऑलराइट, और जो ऑपरेशन बच्चों हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में लगाया वही ऑपरेशन यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, r1 को तो एज इट इज छोड़ना पड़ेगा और ऑपरेशन लगाना पड़ेगा r2 के साथ। r2 के साथ क्या ऑपरेशन, r1 में 2 का मल्टीप्लाई करो, r2 को माइनस करो, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो, r1 के साथ 2 1 जा 2 एंड 0 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा एंड ये 0 × 2 0 0 माइनस में क्या आएगा -1 आएगा इनटू। ऑलराइट, आ रही बात समझ में? ओके, अब सुनो, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लाना और यहाँ पे 1 लाना है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे लाना है मुझे 1, तो फिर मैं r2 को इंटरचेंज करने वाला हूँ और अब की बार मैं r2 को इंटरचेंज करूंगा 1/5r2 कि अगर मैं r2 में 1/5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों बताओ जल्दी से, r1 को तो एज इट इज छोड़ ही दो, मैंने इंटरचेंज करना है r2 को, r2 में 1/5 का मल्टीप्लाई करो, 0 में 1/5 का मल्टीप्लाई होगा 0 एंड 5 में 1/5 का मल्टीप्लाई होगा तो 1। अब आप देख पा रहे हो कि धीरे धीरे जो है ये i के फॉर्म में चेंज हो रहा है लेफ्ट साइड वाला। ऑलराइट, इधर वाले को जब करके छोड़ दो, 1 0 हो गया, r1 को 1 0 हो गया, r2 को कैसे इंटरचेंज करना है, r2 में 1/5 का मल्टीप्लाई करना है, 2 में 1/5 का मल्टीप्लाई करोगे दैट मींस 2/5 और -1 में 2/5 का मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 1/5 का मल्टीप्लाई करोगे तो -1/5 आएगा। आ रही बात समझ में? अब जो है देखो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो मुझे लगता है कि r2 जो है अब ठीक है, r2 में 0 1 लाना था, आ गया है। अब सिर्फ एक ऑपरेशन मुझे लगाना पड़ेगा r1 में यहाँ पे 0 लाने के लिए। अब सुनो, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करोगे, r1 में 0 लाना है तो r1 इंटरचेंज करना पड़ेगा। और कैसे वहां पे 0 लाओगे बच्चों जल्दी से बताओ, कि आपने क्या करना है कि r2 में 2 का मल्टीप्लाई करो, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यस, तो r1 माइनस 2r2। ऑलराइट, तो यहाँ पे बच्चों r1 को इंटरचेंज करना है, r1 माइनस 2r2 यानी r2 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे ये 0 आएगा, 1 माइनस 0 ये आ गया 1 एंड 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 माइनस 2 ये आ गया 0। और चूंकि r1 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो r2 को सिंपल क्यों छोड़ो, जिस रो को इंटरचेंज करना होगा सिर्फ उसी रो के एलिमेंट्स को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, बाकी के रोज जो हैं वो एज इट इज वैसे ही रहने देंगे हम लोग, ठीक है। ऑलराइट, अब इधर हम लोग यही ऑपरेशन जब लगाएंगे तो क्या होगा बताओ, r1 माइनस 2r2, इसका मतलब ये है कि r2 में 2 का मल्टीप्लाई करो। ऑलराइट, तो 2 टू द 4 यानी कि 1 माइनस 4/5। यस, तो 1 माइनस 4/5 क्या है बच्चों, इसे बताओ 1 माइनस 4/5 दैट मींस ये 5 माइनस 4 1/5 आ जाएगा एंड ये तो हो जाएगा -2/5 एंड 0 में से -2/5 को जब माइनस करोगे तो +2/5 देखा जाएगा और ये 2/5 एंड ये -1। तो अब जरा से देखो, क्या ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्या i = a इनवर्स a, क्या ये इसी फॉर्म में आ गया? तो यहाँ पे जो बच्चों वैल्यू मिला वही मिल गया मुझे, क्या a इनवर्स यानी a इनवर्स = 1/5 2/5 2/5 -1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज है कि हमने 1 2 3 ऑपरेशंस लगाए है ना, 3 रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए और हमारा जो क्वेश्चन है वो बन गया। ऐसा हो सकता है बच्चों स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आपको 4 ऑपरेशंस लगाने पड़े, 5 ऑपरेशंस लगाने पड़े, 6 ऑपरेशंस लगाने पड़े, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। आपको इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। वो जो है आपका जो थॉट है वो डेवलप तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ही आसानी होगी क्वेश्चंस को करने में। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, सो आप लोग ज़्यादा घबराइएगा मत कि क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, बनेंगे क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स बनेंगे। थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखना है, ऐसा कोई ऑपरेशन हो सकता है कि हम लोग इसको बना दिए और दूसरे को बनाने के चक्कर में पहला वाला बिगड़ गया, ऐसा कोई ऑपरेशन लगाने से बचना है।
ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैंने निकाला है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कॉलन ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्दी आपके सामने होगा, कल या परसों में, है ना, बहुत जल्दी आपके सामने होगा नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।